बजे मन की बात। आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड हमारा खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, स्मृति रस्तोगी। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की। जनरल परसेप्शन ये है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हर हाल में फायदे का सौदा होता है और इसमें इन्वेस्ट किया गया पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा। हालांकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जितना अट्रैक्टिव है, इससे जुड़े रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस भी कम नहीं हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से जुड़े कुछ सवाल या उलझनें हमारे दिमाग में हमेशा बनी रहती हैं। मसलन, मकान खरीदना बेहतर है या प्लॉट, या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा लगाया जाए, कितने दिनों बाद बेचने पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऐसी उलझनों को दूर करने के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कुछ खास बातों पर गौर करना बेहद जरूरी है। इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ स्टूडियो में है जाने माने इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कोहली और प्रॉपर्टी में स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानर अमित सौरभ। हम आप दोनों का स्टूडियो में वेलकम करते हैं। अमित जी, आपसे ये सवाल मेरा रहेगा कि अक्सर प्रॉपर्टी सिलेक्शन को लेकर के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या दिमाग मन नहीं बना पाते हैं, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, रेजिडेंशियल। तो इसमें कितना ज़रूरी है क्लैरिटी लेकर के आना कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा मददगार या इफेक्टिव साबित होगा? बहुत ही अच्छा सवाल किया स्मृति आपने, क्योंकि ये बहुत एक अहम सवाल होता है जब आदमी अपना इन्वेस्ट करना चाहता है कि किस तरह की प्रॉपर्टी में मैं निवेश करूं। अब इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं आज के डेट में। पहला तो है ये कमर्शियल है, दूसरा रेसिडेंशियल है। कमर्शियल में भी मॉल्स है या फिर हाई स्ट्रीट है या फिर स्टैंड अलोन बिल्डिंग है या उसमें कोई एक शॉप है। अगर मैं रेसिडेंशियल की बात करूं तो रेसिडेंशियल में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। अपार्टमेंट्स हैं, लैंड्स हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, विलाज हैं। तो बहुत तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी जब आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए जाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना एक एजेंडा सेट करना है कि मैं क्या चाहता हूँ। इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मेरा कितने समय का है, उसका एंड यूज़ क्या है, मैं इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कितना पैसा लगा रहा हूं। मेरा क्या कैपिटल एप्रिसिएशन केवल एक एजेंडा है या फिर मैं रेगुलर रिटर्न भी चाह रहा हूं। अगर मैं रेगुलर रिटर्न चाह रहा हूं तो उसके लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका ये मानना है कि हो सकता है 5 साल, 6 साल, 4 साल के बाद मैं खुद भी इसको एज अ कमर्शियल यूज़ करना चाहूँ, तो उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन को देखें। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर कि आप इसमें इतना इन्वेस्ट कर दो, इतना रिटर्न मिल जाएगा, आज ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है और उसके हिसाब से आप एक इन्वेस्ट कर दो। नहीं, आप इस पे एक प्रोफेशनल की मदद ले सकते हो। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि जो पैसा मैं लगाऊंगा और उसमें अपना पैसा मैं कितना लगा रहा हूँ, लोन कितना लेना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर आपने एक लैंड ले लिया, लैंड में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसमें रेगुलर रिटर्न के चांसेस बहुत कम है। वो अगर कमर्शियल लैंड है तो शायद वहाँ पे एक कोई आप गोडाउन वगैरह के लिए कोई आप रेंट पे दे सकते हैं, लेकिन अगर वो रेसिडेंशियल है तो उस पर रेगुलर इनकम वहाँ से आप नहीं ले सकते हैं। वैसे ही अगर आपने किसी मॉल में प्रॉपर्टी ले ली या किसी अपार्टमेंट्स में प्रॉपर्टी ले लिया और उसको आप रेंट पे नहीं देना चाहते हैं, बट उसके बावजूद आपको एक मंथली मेंटेनेंस चार्ज देना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपका एजेंडा क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप किस तरह की रिटर्न चाह रहे हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप इन्वेस्ट करें। जी अमित जी, डॉक्टर कोहली, प्रेजेंट वर्ल्ड सिचुएशन को देखते हुए अगर हम पूरे वैश्विक जो समावेश है उसको समझने की कोशिश करें तो भारत की जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो ग्रो कर रही है। ऐसे में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना कितना बड़ा पोटेंशियल है उन तमाम लोगों के लिए जो अपना पैसा निवेश कर रहे हैं इस सेक्टर में?
देखिए स्मृति, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी मार्केट प्रेशर में रही और कोविड के बाद से बड़ी हैरानगी की बात थी कि कोविड के बाद जब लोग उम्मीद उल्टा कर रहे थे तो प्रॉपर्टी मार्केट में एकदम तेज़ी आ गई और इसने रफ्तार पकड़ी और जो अच्छी पॉकेट्स हैं, मतलब जो अच्छे लोकेशंस हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी मार्केट इस समय भी, आज जब हम बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी मार्केट ऊपर को जा रही है। जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें अच्छा ट्रेंड दिख रहा है। तो वैश्विक परिस्थिति, भले ही दुनिया भर में हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर IMF ने बोला कि दुनिया के 1/3 हिस्से में इस समय रिसेशन आ रहा है, पर भारत की सिचुएशन, इंडिया की सिचुएशन उनसे बहुत बेहतर है और भारत को तो एक चमकता सितारा, ब्राइट स्पॉट बोला जा रहा है। तो मुझे लग रहा है वही चमकता सितारा या चमक वाली बात हम प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टी में आज भी चमक है। और अगर आप अच्छी तरीके से इसका सिलेक्शन कर रहे हैं, मतलब आप प्रॉपर्टी की चॉइस अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको ये अच्छा मुनाफा देके जा सकती है। और जो अमित ने बात कही आपके सवाल को, और अमित ने जो बात कही उसको मैं जोड़कर एक और उसमें कुछ जोड़ना चाहूं या उसमें आगे बताना चाहूं, तो लैंड ऐसा माना जाता है कि देखिए कोई चीज़ की कीमत कब बढ़ती है, जब उसकी सप्लाई कम हो जाती है। किसी भी चीज़ की सप्लाई कम होगी, कीमत ऊपर बढ़ने लग जाएगी। डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो यही सिद्धांत या यही प्रिंसिपल जो है प्रॉपर्टी में लगता है। तो अगर लैंड की हम बात करें, हम सब जानते हैं कि लैंड तो लिमिटेड है, लैंड सीमित है। लैंड का तो आप ये तो नहीं कि लैंड को बढ़ाते जाते हैं या लैंड की सप्लाई बढ़ती जाए। तो ऐसा माना जाता है कि लैंड अगर आप निवेश कर रहे हैं, भले ही उसमें जैसा अमित ने बताया रेगुलर रिटर्न ना आए, हालांकि कुछ लोग तो लैंड को भी किराए पे लेके उस पर वेयर हाउस या शेड बना देते हैं, पर चलिए हम मान लेते हैं कि लैंड पे खाली पड़ा हुआ है, उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा देखी जाती है। और इसके बाद फिर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो ऐसा कुछ ट्रेंड पीछे देखा गया है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में रिटर्न जो था, जो पैसा आ रहा था डिविडेंड के रूप में या आप रेंट के रूप में या कैपिटल एप्रिसिएशन, ये कमर्शियल में ज़्यादा आ रहा था। पर अब कुछ पॉकेट्स में हमने देखा है कि रेजिडेंशियल में भी बहुत डिमांड आ रही है। जो बड़े शहरों के आसपास के इलाके हैं, दिल्ली की, मुंबई की, बैंगलोर की, चेन्नई की, अगर हम इन जगहों की बात करें और इनके आसपास जहां लोग ज़्यादा ढूंढते हैं रहने के लिए, वहां पर तेज़ी देखी जा रही है। तो ये डिपेंड करता है स्मृति कि हम किस जगह पर प्रॉपर्टी की सर्च कर रहे हैं, किस जगह पर उसको ढूंढ रहे हैं। यह भी डिपेंड करता है कि वहां पर उसका किराया कितना है, उसकी डिमांड कितनी है, कितनी जल्दी उसमें खरीद फरोख्त हो रहा है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो लैंड लिमिटेड है, वहां पर कैपिटल एप्रिसिएशन, अगर हम पिछले काफी सालों की हिस्ट्री उठा के देखें तो हम देखेंगे कि लैंड में एप्रिसिएशन ज्यादा मिली है लोगों को। इसके बाद कमर्शियल में फिर काफी एप्रिसिएशन मिली है। रेजिडेंशियल में रिलेटिवली स्पीकिंग, मतलब हम सिर्फ कंपेयर करके देखें, थोड़ा सा कम एप्रिसिएशन हुआ है ओवरऑल बात कर। हालांकि कुछ जगह रेजिडेंशियल भी बहुत ज्यादा ग्रो किया है, पर अगर हम ओवरऑल बात करें तो रेजिडेंशियल में कम हुआ है, क्योंकि वो लोग जनरली इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं, लोग वहां पर रहते हैं, उसमें खरीद फरोख्त कमर्शियल और लैंड के मुकाबले कम होती है। बहुत सारे लोग घरों में इन्वेस्ट करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, पर रिलेटिवली स्पीकिंग, मतलब लैंड और कमर्शियल के मुकाबले रेजिडेंशियल में खरीद फरोख्त कम होने की वजह से, यानी कि वो हाथ जल्दी नहीं बदला जाता, तो इस वजह से वहां एप्रिसिएशन कम देखा जाता है। तो ये डिपेंड करेगा स्मृति के हमारे पास पैसा कितना है और हम कितना उस पर लोन लेना चाहते हैं, हम लोकेशन क्या चाहते हैं, हम कितने पीरियड के लिए चाहते हैं। ऐसा भी देखा गया कि लैंड की जो इन्वेस्टमेंट थी उसको जब लिक्विडेट किया गया, जब बेचने के लिए ग्राहक ढूंढा गया तो वो जल्दी मिल गया, कमर्शियल के लिए ढूंढा गया जल्दी मिल गया। पर मुझे एक शख्स मिले जिनका मकान था एक किसी दूर दराज के इलाके में, मुझे उन्होंने बताया साहब मैं पिछले 5 सालों से इसका ग्राहक ढूंढ रहा हूं, मुझे ग्राहक ही नहीं मिल रहा कोई लेने वाला, या तो मैं कीमत को तोड़ दूं ज्यादा, वो भी वो नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे भी कई बार होता है कि आप प्रॉपर्टी लेके, आपने सुना होगा अक्सर लोग बोलते हैं यार प्रॉपर्टी लेके फंस गए। तो फंस गए का मतलब ये होता है कि आपको उसका ग्राहक नहीं मिल पा रहा है, आपको कोई खरीदने वाला नहीं मिल पा रहा है। यही लैंड और कमर्शियल में थोड़ा सा जल्दी मिलता है अगर वो अच्छी लोकेशन पर है और अच्छी पोजीशनिंग पर है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी प्रॉपर्टी मार्केट में जैसा कि मैंने शुरू में बताया था स्मृति, मैं उसको दोहराना चाहूंगा, आज जब हम बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी है और प्रॉपर्टी मार्केट में लोग पैसा लगा रहे हैं। और जो मैंने REIT और इनविट की बात करी थी, उनके जरिए लोग छोटा पैसा भी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में बहुत पैसा आ रहा है। मैं आपको अगर कुछ नंबर्स बताना चाहूं तो आज इंडिया की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो करीब $200 बिलियन की है, और मैं अगर उसको रुपयों में कन्वर्ट करूं तो करीब 16-17 लाख करोड़ रुपए की ये मार्केट हो चुकी है। और आपको हैरानी होगी सुन के कि 7 करोड़ लोग आज उन रियल एस्टेट कंपनीज में या रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए यानी कि वहां नौकरी करते हैं,
और दो किस्म की है ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ये भी लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करेंगे, एक तो ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज से मतलब होता है जहां बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी शेयर मार्केट में उनकी कंपनी लिस्टेड भी है और उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से वो टाइम पे डिलीवर करते हैं, जो टाइम बताते हैं उसी के आसपास वो डिलीवर करते हैं। और एक है अनऑर्गेनाइज मार्केट। अनऑर्गेनाइज मार्केट के मतलब छोटे मोटे बिल्डर्स हैं, किसी के पास 4 पैसा हुआ, उसने उठा के 3-4 मंजिल का मकान बना दिया, उसको बेच दिया, फिर पैसा आया, फिर कहीं एक प्लॉट खरीदा और फिर बना के बेच दिया। इसको हम अनऑर्गेनाइज मार्केट बोलते हैं, यानी कि कोई ब्रांड नेम में काम नहीं करते हैं पर छोटे मोटे मकान बेच के करते हैं। और जो लोग प्रॉपर्टी मार्केट में आना चाहते हैं उनको एक जानकारी स्मृति आपकी इजाजत से मैं देना चाहूंगा, वो ये कि वो मैं 4 लेटर्स बोलने वाला हूं जिसको वो मंत्र की तरह याद कर ले। उसको हम बोलते हैं रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मार्केट को हाल में बनाई गई थी और इसको रेगुलेट करती है। आपको कोई शिकायत है, कोई दिक्कत आ रही है, मान लीजिए आप फंस गए हैं लेके, या कोई आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आपके साथ किसी ने पैसा लेके और गड़बड़ करी है, तो आप रेरा में कर सकते हो। जब भी प्रॉपर्टी लें, जो आपने मेरे से 5 चीजें स्मृति पूछी थी कि कौन सी चीजों में ध्यान रखना चाहिए, उसमें मैं ये अब अलग से जोड़ना चाहता था, मैं सबके साथ मिलाना नहीं चाहता था, क्योंकि इतनी अहम है ये कि आप देखें कि जो भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो रेरा से उसको रिकग्निशन है कि नहीं है, उसके पास रेरा का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। क्योंकि रेरा सरकार की एक ऐसी अथॉरिटी है, हर स्टेट का अलग रेरा है। वो एक ऐसी अथॉरिटी है जो आपके प्रॉपर्टी लेने से पहले उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तहकीकात करती है, बिल्डर्स के बारे में, प्रोमोटर्स के बारे में, सब चीज देखती है कि इसके पास बिल्डिंग प्लान्स हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है, आप सर्टिफिकेट भी देखें, आपको दिक्कत हो तो आप उसके पास जाके शिकायत भी कर सकते हैं। कुल मिला के प्रॉपर्टी हाल में एक अच्छा निवेश का ऑप्शन स्मृति निकल के आया है। बिल्कुल डॉक्टर कोहली, बहुत अच्छी बात आपने बताया। अमित जी, आपसे भी मैं इस पर रिएक्शन लूंगी कि कुछ साल पहले तक जब लोगों को मालूम नहीं था तो वो यूं ही जाकर के इन्वेस्टमेंट कर देते थे प्रॉपर्टी में, लेकिन जब से रेरा का जो ये आया है कि उसमें रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, लोगों को पता चला है, काफ़ी जानकारी भी लोगों में फैलाने की कोशिश की गई है इसके ज़रिए, क्या कहेंगे कि कितना अहम जो रोल होता है एक पर्सन जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है प्रॉपर्टी में, रेरा को कितना बड़ा आप एक प्लेटफॉर्म मानते हैं उस एस्पेक्ट में? जैसा कि शरद जी ने ऑलरेडी बताया हमें कि रेरा एक बहुत ही अहम चीज़ है रियल एस्टेट के लिए, और इसलिए उन्होंने उसको एक अलग ही 5 जो उन्होंने बताया उसके अलावा इसको रखा। तो आप इसकी अहमियत समझ सकते हैं कि उन्होंने क्यों एक अलग से इसको बताया। तो जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई है, इसी तरह से रियल एस्टेट में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था कि रेरा आने के बाद वो जो वैक्यूम था उसको खत्म हो गया। तो आज के डेट में जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे एक क्लियरिटी है। रेरा जब से आया है, रेरा के अंडर रजिस्टर्ड कराना जरूरी है एक प्रोजेक्ट को, और रेरा उसकी जो ड्यू डिलिजेंस की हम शरद जी बात कर रहे थे प्रॉपर्टी खरीदने के पहले, तो वो ड्यू डिलिजेंस का जो सारा काम है वो रेरा के अंतर्गत हो जाता है। तो आप जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, स्पेशली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जब आप खरीद रहे हैं, वहां पे आपको क्लियरिटी नहीं होती है कि ये घर बना है, बनेगा, कितना समय लगेगा, मैं जो पैसा लगा रहा हूं क्या उसको सही तरीके से यूटिलाइज होगा या नहीं होगा, वो जिस चीज़ के लिए मैंने पैसा लगाया है, जिस प्रॉपर्टी के लिए लगाया है, क्या वहीं पे ये खर्च होगा या कहीं और चला जाएगा। तो रेरा में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ड्यू डिलिजेंस तो होता ही है, प्लस जो डेवलपमेंट है प्रोजेक्ट का वो भी मॉनिटर्ड होती है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को कोई दिक्कतें आ रही है, तो वो भी आप रेरा के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं उस डेवलपर के अगेंस्ट जहां पे कि आपने इन्वेस्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चीज़ें मिलती हैं जो कि पहले इतनी क्रिस्टल क्लियर नहीं होती थी। तो रेरा के आने से ये एक सुविधा हो गई है लोगों को। बिल्कुल अमित जी, और एक और चीज़ आपसे मेरा सवाल रहेगा कि डॉक्टर कोहली ने जो REIT के बारे में बताया था, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, उसको लेकर के, क्योंकि आप मार्केट को बेहतर समझते हैं, आप स्ट्रेटिजिकली मार्केट को प्लान करते हैं, प्रॉपर्टी को प्लान करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर इसका जवाब आप भी दे पाएंगे। बिल्कुल स्मृति, वो जो उन्होंने बताया वहाँ पे क्या है कि एक छोटा सा इन्वेस्टर लाइक 10,000 20,000, वो इस अमाउंट से मैं किसी
एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं डायरेक्ट। सो ये एक इनडायरेक्ट वे है टू इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट, और इसके लिए एक प्रोफेशनली मैनेज चीज़ है। तो मुझे पता है कि मेरा जो पैसा, छोटा सा पैसा लगा हुआ है, वो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो रहा है और वहाँ से मुझे रिटर्न मिल रही है, और वो एक मैनेज्ड है बहुत अच्छी तरह से, जो कि नॉर्मल सिनेरियो में वो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक छोटे से पैसे से एक प्रॉपर्टी खरीद लूँ। बट यहाँ पे उसका एक सर्टेन हिस्सेदारी मुझे मिल जाती है, और उस पर ओवरऑल रिटर्न्स का जो मज़ा है वो मैं ले सकता हूँ। जी, डॉक्टर कोहली, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ये कैसे इंश्योर करें कि जो रियल एस्टेट में हम पैसा लगा रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो रिजल्ट्स हैं या मैक्सिमम बेनिफिट हम रीप कर पाएँ। देखिए स्मृति, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से रिटर्न लेना चाहते हैं तो फिर तो आपकी जो प्रॉपर्टी का सिलेक्शन का प्रोसेस है, मतलब आपने जो प्रॉपर्टी का सिलेक्शन किया है वो बहुत ही सिस्टमैटिक होना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के होना चाहिए। आखिर बड़े पैसे का सवाल है और बहुत लंबे वक्त का सवाल है, तो मुझे लगता है जब बड़ा पैसा हो, वक्त लंबा हो, तो उसके लिए कुछ वक्त लगाना चाहिए, अपनी तरफ से उस पर मेहनत करनी चाहिए, देखने के लिए कि कहाँ अच्छी लोकेशन है, कहाँ पर ज़्यादा आबादी आ रही है। अगर दुकान ले रहे हैं तो क्या वहाँ पर ग्राहक आएंगे कि नहीं, अगर मॉल ले रहे हैं तो क्या उस मॉल के आसपास, जो जिसको हम कस्टमर ट्रैप कहते हैं, वो आसपास कितना फुटफॉल होने वाला है। अगर आप मान लीजिए कहीं घर में निवेश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं तो कोई घर की कनेक्टिविटी ना हो, पता लगे वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं आती है, तो लाजमी बात है वहाँ पर कोई रहने नहीं आएगा। दूसरा, मैंने देखा है स्मृति, होता क्या है कि लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं और निवेश के लिए, और वो एक तो वो खुद रहते हैं जहां पर वहां रहते हैं। देखिए, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि दर्शक एक तो अपने लिए प्रॉपर्टी लेते हैं खुद के रहने के लिए, जो आप पैसा लगाना चाहते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जहां आप खुद रह रहे हैं वो तो इन्वेस्टमेंट है ही, पर वहां तो आपको एक नोशनल रिटर्न है, क्योंकि उसमें तो आप रहते ही रहेंगे। तो मैंने अगर 20 लाख की ली और वो 1 करोड़ की हो भी गई तो मैं तो वहां से कहीं छोड़ के नहीं जा रहा, तो उसको हम नोशनल प्रॉफिट कहते हैं। वो प्रॉफिट मेरी जेब में नहीं आने वाला है जब तक मैं वहां से छोड़ के बेच के नहीं जाऊंगा। तो मैं इन्वेस्टमेंट मान रहा हूं उसको फिलहाल, जहां आप उसके अलावा कहीं करें। लोग गलती क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी ले लेते हैं और उसके बाद उसको विजिट ही नहीं करते, वहां मतलब दूर दराज के इलाके में ले लेते। तो पहली बात तो आपको जहां लें आप प्रॉपर्टी, ऐसी जगह लें जहां पर आप उसको विजिट करके देख सकें, आप जा सकें। ऐसा ना हो कि एक शहर में ली, आप मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, प्रॉपर्टी आपने निवेश कर दिया चेन्नई में जाके, ये मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपके लिए चेन्नई आना जाना, आप ट्रेन से या प्लेन से जाएंगे, आने जाने में खर्च होगा, इतनी जल्दी जल्दी जा भी नहीं पाएंगे, और कुछ पता नहीं पीछे से प्रॉपर्टी का क्या हाल हो, उसको कोई कब्जा करके बैठ जाए, उस पर कोई तोड़ फोड़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो हमेशा निवेश ऐसी जगह करें जो आपकी पहुंच में हो, पहली बहुत जरूरी बात है ये, तब आप उसका पूरा का पूरा फायदा उठा पाएंगे। और हालांकि आपने मेरे से स्मृति पूछा है कि रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए, पर ये क्योंकि उससे जुड़ी हुई बात है तो मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं। एक मुझे कोई शख्स मिले दिल्ली के पास, मुंबई में थे बल्कि, उन्होंने मुझे बताया, साहब मैंने ना एक प्लॉट बुक कराया है चांद पर। अब एक कंपनी थी अमेरिका में, वो चांद पे प्लॉट्स बेच रही थी। उसने कहा, साहब मैंने कहा आपने चांद पे प्लॉट लिया, पहले ये बताइए चांद है किसका? उसने कहा, साहब अमेरिका। मैंने कहा किसने कहा कि अमेरिका की उस कंपनी का चांद है? कहने का मैं ये इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि जब भी आप किसी के कहे से आप निवेश नहीं करें। अब क्या आप चांद पे जा पाएंगे उस प्लॉट पे? क्या आप वहां रह पाएंगे? क्या आप उसकी खरीद फोक कर पाएंगे? जवाब है कि ना। तो आप जब भी कहीं करें तो जैसा कि अमित ने शुरू में बताया था कि कहीं सुने में आके मत करिए। ऐसी जगह हो जहां आप जाके देख सकें, उसको महसूस कर सकें, उसका एहसास कर सकें, उसके कागजात की आप मालूमात कर सकें, ऐसी जगह जाके आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए। बहुत दूर दराज के इलाके में, या जिस प्रॉपर्टी से आपका कोई लेना देना ही नहीं है, आपको उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वहां पर आपको नहीं करना चाहिए। तो आप अगर इसको अपनी पहुंच में करेंगे तो आप ज्यादा मालूमात उसके करेंगे, आपके उसके बारे में ज्यादा पता होगा, आपको पता होगा वहां कितने लोग आते हैं, तो आप उसमें से रिटर्न को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। और कोशिश करिए कि प्रॉपर्टी को, अगर आप मान लीजिए कहीं शहर में रहते हैं, वहां से आप 100 किलोमीटर दूर कहीं प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो वहां उसका मुआयना करिए जाके। पहले आप वहां 3-4 बार जाइए, विजिट करिए, देखिए, सुबह को जाइए, दोपहर को जाइए, शाम को जाइए, देखिए वहां पर कैसा माहौल रहता है, कितने लोग आते जाते हैं। मुझे लग रहा है ये सब आप पूरी मेहनत करके लेंगे। एक इन्वेस्टमेंट में ना स्मृति नियम होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, जब आप चैन से सो रहे हो तो पैसा आपको रिटर्न जनरेट कर रहा है, उससे पहले पैसा लगाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जितनी मेहनत करके आप पैसे को लगाएंगे, और आज हमारे इस शो का, इस डिस्कशन का मेरे ख्याल ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आपको ये इस बात से जागरूक करना, इस बात से अवेयर करना
कि आप जितनी तहकीकात करके लगाएंगे उतना ही अच्छा। तो अगर मैं आपकी बात का सीधा जवाब दूं तो जितनी ज्यादा तहकीकात, जितनी ज्यादा मेहनत, जितनी ज्यादा आपने उसमें टाइम लगाया है, महीना 2 महीना 3 महीने भी लगते हैं, कोई बात नहीं, लगाइए आप उसमें, क्योंकि आपने तो लंबे वक्त के लिए लेनी है जी। तब आप उसको लेंगे तो आपका रिटर्न ज्यादा से ज्यादा आएगा। ये आपने अच्छी बात कही डॉक्टर कोहली कि कई बार ऐसा होता है कि हड़बड़ाहट में, या जैसा कि आमिर जी ने भी कहा, कहे सुने में लोग खरीद लेते हैं और खरीद करके क्लूलेस हो जाते हैं कि इस प्रॉपर्टी का करें क्या या होगा क्या, और बस पैसा लगाने को लगा देते हैं। तो ऐसे में जो आपने बातें बताई उनका ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आमिर जी, अगर आसान शब्दों में समझना चाहें तो 2% रूल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसको आप कैसे समझाएंगे? इस पे सबसे पहले तो मैं शरद जी जो अभी बात कर रहे थे उसी पे मैं एक कड़ी में एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जब रिटर्न आदमी चाहता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ इन्वेस्ट करे। तो एक तो है डेवलप्ड जगह है जहाँ पे कि इमीडिएट तो आपको बड़ी रौनक दिखती है कि यहाँ पे बहुत बढ़िया रेट है, सब चीज़ बढ़िया है, रिटर्न्स अच्छे हैं, लेकिन जब मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो वैसे जगह भी मुझे एक ऑप्शन रखना चाहिए जो अभी डेवलपिंग है, जहां डेवलपमेंट अभी होनी शुरू हुई है और फ्यूचर में वहां पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी। तो वो ऑप्शन ज़रूर देखना चाहिए और उसको कंपेयर करने के बाद सारी चीज़ कि कितने समय के बाद वहां पे कितना डेवलपमेंट होगा, उसके हिसाब से वहां पे जो रिटर्न है मिलने की प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। वहां पे इमीडिएट रिटर्न तो आ रही है लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन शायद थोड़ा कम हो कंपेयर टू जहां पे अभी अंडर डेवलपमेंट है या डेवलपिंग है। बिल्कुल। तो इन चीजों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। ये खास बात है बिल्कुल। और डॉक्टर कोहली, आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगी क्योंकि बहुत खास रहा है ये जो हमारा डिस्कशन है, जो चर्चा रही है, बहुत खास हमारा ये बातें रही हैं। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज के आप कहेंगे टेक अवे रहेंगी एक आम जनता के लिए जो हमारा शो देखेंगे? देखिए, टेक अवे की बात करें और हम शो को सम अप करें, जिससे जो लोग देर से भी जुड़े हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। पहले तो प्रॉपर्टी निवेश के लिए हाँ है कि आप पूछें कि पता नहीं ये इन्होंने क्या बताया, ये कह रहे हैं लगाएं भी कि ना लगाएं, प्रॉपर्टी निवेश में हाँ है। दूसरा, तहकीकात पूरी होनी चाहिए। तीसरा, दस्तावेज कागज़ों का पूरी की पूरी मालूमात ज़रूरी है। और छोटा और बहुत बड़ा बात जो इसमें निकल के आई कि आप छोटे पैसे से भी प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ लाखों करोड़ों की बात हो, यहाँ पर चंद हज़ार रुपए यानी 10, 15, 20 हज़ार रुपए से भी आप प्रॉपर्टी में, हमने REIT और इनविट की बात की थी, जिन लोगों ने मिस किया उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। अपने जो प्रॉपर्टी आपके जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें कि साहब कौन सी REIT इनविट स्कीम आजकल चल रही है, मैं उसमें पैसा लगाना चाहता हूं, और आप बाकायदा उतना ही रिटर्न ले सकते हैं जो कि 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ लगा के कोई शख्स लेता। आप भी मान लीजिए उसको 15-20% रिटर्न मिलता, आपके 10-15 हज़ार रुपए पर भी उतना ही रिटर्न आएगा क्योंकि आप उस पूरे पूल का हिस्सा हैं। तो ये ज़्यादा अच्छी बातें आज निकल के आई हैं और मुझे लगता है लोग अगर इनका ध्यान रखेंगे और प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे तो आपको दिन दूना रात चौगना मुनाफा हो सकता है, पर शर्त यह रहेगी कि आप इन सब बातों का ध्यान रखें। आप दोनों ही मेहमान आज वक्त निकालकर हमारे साथ शिरकत किया है इस शो में, आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। पैसा बोलता है कि इस खास कड़ी में फिलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। पेमेंट